बालकदास सालकराम भुर्वे जी, जयस जिला प्रवक्ता। उनके बाद में बैठे हुए हैं रमेश कुमार जी मस्कोले, जयस समर्पित, जिनको जयस का समर्थन मिल रहा है, और विधायक निर्दलीय विधायक प्रत्याशी। इसके बाद में हमारे जयस के जिला अध्यक्ष राकेश भाई कटोड़िया जी, हमारे बगल में कार्यवाहक जयस जिला अध्यक्ष सत्यनारायण सुचार, अब वर्तमान में 9 नंबर जिला पंचायत से जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि। मेरे बगल में बैठे हुए हैं जयस के प्रदेश महासचिव राजकुमार पत्ते जी, और अंत में बैठे हुए हैं रामविलास उइके, जयस जिला महामंत्री। सभी पत्रकार बंधुओं को प्रणाम, नमस्कार। आज जयस जिला कार्यकारिणी की जो प्रेस वार्ता रखी गई है, सब्जेक्ट उसका है कि वर्तमान में जो चुनाव में हमने जयस की तरफ से समर्थन देकर के और प्रत्याशी 134 विधानसभा क्रमांक में टिमनी विधानसभा जिला हरदा में उतारने का हमने काम किया है, क्योंकि वर्तमान जो परिस्थितियां हैं जिसमें हरदा जिले की 134 विधानसभा में विकास कहीं दिख नहीं रहा है, जिसमें हर वर्ग का, चाहे वो SC, ST, OBC, सामान्य या माइनॉरिटी हो, वो विकास से उपेक्षित है। इसलिए हमें आज आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए प्रत्याशी उतारने की जरूरत पड़ी है, क्योंकि हमारा जो संगठन है वो एक सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन नहीं है। लेकिन आज के परिवेश में हमारी आवाज़ विधानसभा तक का कोई भी हमारा प्रत्याशी, यहाँ वर्तमान में जो विधायक जी हैं माननीय संजय शाह जी, इन्होंने 15 साल में कभी भी हमारी आवाज़ को विधानसभा में नहीं उठाया, न ही विकास किया है। आंचलिक क्षेत्रों की बात करूं तो वहाँ पर सड़कें, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन आज तक बंद नहीं हुआ, जबकि हम वर्तमान में अमृत महोत्सव काल मना रहे हैं और आशीर्वाद यात्रा, विकास यात्रा, बहुत सारी यात्राओं का सामना कर रहे हैं, यहाँ निकाल रहे हैं, लेकिन विकास कहाँ पर? मानते हैं कि आज हम चंद्रमा पर पहुँच गए हैं, लेकिन चंद्रमा में से पहुँचने से पहले हम जो हमारे ग्रामीण अंचल क्षेत्र हैं वहाँ तक सड़कें क्यों नहीं बना पा रहे हैं? क्या वहाँ पर जीवन नहीं है? क्या वहाँ पर आदमी नहीं रहते? वहाँ पर समाज नहीं रहता? वहाँ पर व्यक्ति नहीं रहता? इसी के विरुद्ध विकास को चलते हुए हमारी जो सोच है सभी समाज की, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, सामान्य हो या माइनॉरिटी हो, हम सभी के विकास के लिए जो है जयस का समर्थन दे करके, और हमने प्रत्याशी के रूप में रमेश कुमार जी मस्कोले इनको उतारा है। और हम आज जो प्रेस वार्ता आपके सामने रख रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य हमारा यही था कि कुछ भ्रांतियां जो आ रही हैं उन भ्रांतियों का पटाक्षेप हो जाए, और जो बातें मीडिया के द्वारा या सोशल मीडिया के द्वारा भ्रांति फैलाई जा रही है उसके संबंध में ये प्रेस वार्ता को हमने आज आमंत्रित किया है। हम जयस कार्यकारिणी जिला हरदा सभी एक अलग नहीं है, हमारा उद्देश्य है सामाजिक विकास हो और हरदा विधानसभा क्रमांक 134 का पूर्ण रूप से सभी वर्गों का विकास हो। इस उद्देश्य को लेकर के हमने जो है ये प्रेस वार्ता रखी है। और इसी प्रेस वार्ता के अगली कड़ी में मैं बताना चाहता हूँ, जो कि उपस्थित समाज, मजदूर, युवा, किसान वर्ग जो आज पीड़ित है, हम देख रहे हैं कि जो वर्तमान 134 के विधायक जी श्री संजय शाह जी है, उनको दायित्व मिला है पूरे टिमनी विधानसभा को रिप्रेजेंट करने के लिए विधानसभा में। लेकिन हम जब इनके इतिहास को बोलते हैं तो जो सामाजिक समरता है, जो अंतिम वर्ग को मेन जो लाइन है उसमें लाने का जो प्रयास है, वो आज तक वो निष्क्रियता के कारण ये सफल नहीं हो पाया है। तो निश्चय ही, क्योंकि 134 जो है आदिवासी समाज के लिए रिजर्व सीट है, और इस रिजर्व सीट से सामर्थ, सक्षम, ईमानदार, निष्ठावान व्यक्ति को हम पहुंचाना चाहते हैं। इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आदरणीय रमेश जी मस्कोले को जयस भीरमार्मी
और भी हमारे सामाजिक संगठन हैं, उन्होंने इनको अपना समर्थन दिया है। इनके ही नेतृत्व में हम 134 में विधानसभा के लिए उतरे हैं और निश्चित तौर पर जो हमारी मांगे हैं पूरे विधानसभा के लिए, जो हमने एक विकास मॉडल तैयार किया, उसको आपके समक्ष हम प्रस्तुत करना चाहेंगे। हम देख रहे हैं कि जो त्रिमंडी जो क्षेत्र है वो इंटीरियर एरिया ज़्यादा है, यहाँ पर शहरीकरण कम है, तो हम देखते हैं सबसे ज़्यादा अगर दिक्कत आती है तो वो सड़कों की आती है। आप देखेंगे कि त्रिमंडी लोकल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर विश्व स्तरीय खिलाड़ी बन के उभरे हैं, देश विदेश में हमारा त्रिमंडी का नाम ऊंचा है, लेकिन प्ले ग्राउंड नहीं होने के कारण आज उन बच्चों को सही शिक्षण संस्थान और प्रशिक्षण नहीं मिल रहा है। हमारा पहला यहाँ खेल ग्राउंड बनाने का है, साथ ही साथ त्रिमंडी हमारा आर्थिक जोन है, पूरे आदिवासी अंचल के लोग यहाँ पर सामान खरीदने आते हैं, उनके लिए बस स्टैंड की सुविधा नहीं है, जो प्रमुख मुद्दा है। इसके साथ साथ आप देख रहे होंगे कि जो हरदा जिले का जो त्रिमंडी है, पूरा क्षेत्र हमारा किसान यहाँ सबसे ज़्यादा निवास करते हैं, और हम चाहते हैं कि त्रिमंडी में एक ऐसा फूड प्रोसेसिंग यूनिट बने जिसके माध्यम से जो किसान अपने जो उपज है वहाँ बेच सकें। साथ ही साथ स्थानीय स्तर पर एमएसएमई के अंतर्गत जो रोजगार के लिए जो विस्थापन होते हैं हमारे क्षेत्र के लोग, उनको एमएसएमई के अंतर्गत उद्योग लगाया जाए। इसके लिए हम कार्यरत हैं और इस मुद्दे के साथ हम आ रहे हैं। साथ ही साथ राज्य स्तरीय शिक्षा का व्यवस्था कि हर स्कूलों में 30 बच्चे के ऊपर जो मापदंड है वो शिक्षक वहाँ भर्ती हो, चाहे वो आदिम जाति कल्याण विभाग के माध्यम से हो, चाहे शिक्षा विभाग के माध्यम से, वो होना चाहिए। उसकी गुणवत्ता बढ़ाएंगे, और सबसे इंसान अगर है तो उसको सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य की ज़रूरत पड़ती है, तो हमने कहा कि हर 5 किलोमीटर के दायरे में वो शोध केंद्र के साथ साथ सोनोग्राफी सेंटर लगाए जाएंगे, ताकि जो हमारी माताएं बहनें हैं उनको वो सुविधा मुहैया करा सकते हैं, साथ ही साथ उनका मेडिकल प्रशिक्षण किया जाए। और ग्रामीण अंचलों में नेटवर्क की जो सबसे बड़ा समस्या है, सरकार कहती आ रही है कि हम 108 दे करके पूरे आदिवासी अंचल को स्वास्थ्य से जोड़ दिया है, लेकिन आप देखते होंगे कि आज टेक्नोलॉजी के ज़माने में नेटवर्क की आवश्यकता है, और नेटवर्क नहीं होने के कारण एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाते हैं और एम्बुलेंस लगा नहीं पाते। ये दर्द और ये पीड़ा हमें झकझोर कर देती है। ऐसी कई तमाम घटनाएं आपके न्यूज़ मीडिया में है, प्रिंट मीडिया में है, उसको लेकर भी हम कार्य करेंगे। साथ ही साथ जो स्कूलों में आप देख रहे होंगे कि बिल्डिंगें बहुत जर्जर है, ये जर्जरता के कारण जो बच्चे पढ़ते हैं, हमारे सभी समुदाय के बच्चे पढ़ते हैं, तो वो स्कूल की गुणवत्ता बढ़े, राज्य स्तरीय एक ना होकर हर 5 किलोमीटर के दायरे में वो स्कूल विकसित हो, सोतेला व्यवहार ना हो। जो त्रिमंडी में जो शिक्षा दी जा सकती है, हम चाहते हैं कि वो हमारे कचनार, हमारे कुंभीखेड़ा, हमारे सुंदर पानी, हमारे शमशाबाद, हमारे कालकुंड, यहाँ तक भी ये स्कूल का विस्तार हो, जिससे शिक्षा का गुणवत्ता बढ़े। क्योंकि मध्य प्रदेश में शिक्षा के दौर में अपना अलग स्थान रखते हैं। इसके साथ साथ जो नर्मदा जी का जो उत्खनन हो रहा है, अब लगातार आप लोगों ने कवरेज किया है, शासन और प्रशासन को आपने अवगत कराया है। हम चाहते हैं कि इसको रुकवाया जाए, क्योंकि नर्मदा जी कहने मात्र हमारा जीवनदायिनी नहीं है, वास्तव में मेरी माँ है, और उस माँ को बचाने की हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हम इसको लेकर सतत आंदोलन के माध्यम से प्रयास किया है, और मेरा खेत मेरा अधिकार के तहत हर किसान को डीपी मुहैया हो, इसके लिए हम लगातार इन मुद्दों के साथ आ रहे हैं। और जो समर्थन यहाँ से हमें जो प्राप्त हो रहा है, आज जयेश वास्तव में आदिवासी समाज का नेतृत्व करता तो है, आइडेंटिटी तो है, लेकिन जो विश्वास हासिल करने का जो प्रयास किया है, सभी वर्गों में बढ़ चढ़ कर ये उन तक हमारी विचारधारा पहुंची है। और हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि जयेश सभी सामाजिक और सभी धर्म लोगों के साथ मिलकर के इस त्रिमंडी को एक नई इतिहास और इबारत लिखने जा रहे हैं। हम सभी जो इस मुहिम में जुड़े हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आगे की कार्रवाई के लिए मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपनी बात करें। सबसे पहले सभी को धन्यवाद, मीडिया सभी साथियों को। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जयेश कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, लेकिन
जिस प्रकार से अभी वर्तमान विधानसभा को देखते हुए हम लोगों ने राजनीतिक निर्दलीय प्रत्याशी रमेश भैया मरस्कोली जी को समर्थन किए है, जिसका कारण रहा टिमरनी के अंदर जिस प्रकार से लगातार 15 वर्ष और पूर्व में भी कांग्रेस के प्रत्याशी भी रहे, लेकिन जिस प्रकार से विकास समाज का करना चाहिए उन्होंने आज तक विकास नहीं किया। आप सभी को पता होगा जिस प्रकार से अभी जंगल क्षेत्र में देखा जाए शिक्षा के मामले में, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे हरदा जिले के अंदर शिक्षा 0 पर है। आप सभी को पता होगा जिस प्रकार से अभी वर्ग 3 में जितने सारे युवा भर्ती हुए, हर जिले से कम 50-50 युवा 60 युवा वर्ग 3 में भर्ती हुआ, लेकिन हरदा में क्या हुआ? सब 0। आप को ये भी पता होगा कि हर क्षेत्र में गरीब से गरीब तक के लोग डॉक्टर इंजीनियर है, लेकिन यहाँ जो 15 साल की सरकार हरदा जिले के माननीय मंत्री महोदय जी होने के बावजूद भी इन्होंने ऐसी शिक्षा उपलब्ध नहीं कराई। इसलिए हम लोगों को मजबूरन आज एक निर्दलीय तौर पर हम लोगों को मजबूरन आना पड़ा और लगातार शोषण अत्याचार के खिलाफ आवाज़ भी उठाए। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अगर आप सभी का आशीर्वाद रहे तो हम निश्चित ही हमारे निर्दलीय प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। और जो हमारा मूवमेंट है कि जीतने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हमारा मोटो रहेगा शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी। आप पानी इन्होंने जो मध्य प्रदेश सरकार ने पानी की व्यवस्था भी हम लोगों ने करवाई, ये बोल रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार। सभी को पता है जिस प्रकार से इन्होंने नल जल योजना हर गांव में लगा दी है, उसके लिए इनको धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन नल जल योजना के नाम से इन्होंने बहुत सारे घोटाले किए। मात्र नल लगा, घर तक पानी अभी तक नहीं पहुंचा, किसी के घर नहीं पहुंचा। अगर पहुंचा भी है तो 15 से 1 महीने तक चालू रहे, लेकिन आज तक सभी जगह की नल जल योजना बंद है। तो ये हमारा मेन मुद्दा रहेगा। और हम लोग चाहते हैं कि हर घर में पानी पहुंचे, हर परिवार में शिक्षा, स्वास्थ्य मिले, क्योंकि लगातार आदिवासी क्षेत्र में जिस प्रकार से आदिवासी क्षेत्र में रोड नहीं होने के कारण बहुत सारे महिलाओं के साथ कुछ घटनाएं हो चुकी, आप सभी को पता है। उसी मुद्दे को लेकर हम लोग लगातार लड़ते रहेंगे और निश्चित है कि जीत होगा तो हम लोग ये व्यवस्था करवाएंगे। जैसा कि अभी बताया गया है कि जैश और भीम आर्मी द्वारा मुझे अपना समर्थन मिला है और मैं विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर आ रहा हूँ। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, विजन जो हमारा है, जो हमारे अध्यक्ष ने बताए हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी और रोजगार, हमारा मेन मोटो इसी को लेकर है। इसी को लेकर के हम विधानसभा चुनाव में जनता के बीच में जाएंगे। अभी कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कहने को तो आदिवासियों की बात करती है, लेकिन जब राजनीतिक उनको आगे बढ़ाने की बात आती है तो ये वहाँ पर ऐसा लगता है कि अनदेखा कर रहे हैं। विगत 15 साल से यहाँ पर माननीय संजय शाह जी विधायक हैं। अभी वर्तमान में कांग्रेस ने उन्हीं के सामने, उन्हीं के सगे भतीजे को टिकट दिया है। पिछली बार भी उन्होंने उस अभिजीत शाह जी को ही टिकट दिया। एक ही परिवार में टिमरनी विधानसभा में लगभग 70,000 मतदाता है। टिमरनी विधानसभा आदिवासी बहुल है, 70,000 मतदाता आदिवासियों के हैं। कि क्या कारण है कि कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, एक ही परिवार को टिकट देती है। विगत 2 बार से लगातार टिमरनी विधानसभा में चाचा भतीजों को प्रत्याशी बनाया जा रहा है। हम 70,000 जो आदिवासी हैं
क्या उसमें कोई भी उनको योग्य नज़र नहीं आता? अगर योग्य नज़र नहीं आता तो इनके ऊपर जो शासन करना है, इनके ऊपर एक सवाल या निशान है कि आपकी शिक्षा नीति इस प्रकार की नहीं है। और अगर है तो आप क्या कारण है कि किसी और को आप प्रत्याशी नहीं बना जाते, जबकि सामाजिक संगठन मेरे साथ है वर्तमान में। एक ही परिवार के व्यक्तियों को बार बार मौका दिया रहा है कि चाचा भतीजे का जो खेल है, एक ही परिवार के लोग, एक पार्टी, वर्तमान में दोनों पार्टियां भी राष्ट्रीय स्तर की बड़ी पार्टियां हैं, लेकिन दोनों ही पार्टियां चाचा भतीजे को लड़ा करके जनता को ये समझती हैं कोई भी हारे कोई भी जीते, पार्टी का प्रत्याशी और पार्टी का विधायक घर में रहना चाहिए, ऐसी इनकी मानसिकता है। इसलिए सामाजिक लोगों ने, हमारे जय संगठन ने, सर्व आदिवासी समाज संगठन ने, भीम आर्मी ने एवं ओबीसी महासभा ने आज मुझे समर्थन दिया है और मुझे प्रत्याशी बनाया है। मैं निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ। इसमें मैं हमारे विधानसभा क्षेत्र की आप सभी चैनल के माध्यम से, आपके सभी दर्शकों के माध्यम से यह संदेश देना चाहता हूँ कि कृपया जो हमारा मोटो है शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, पानी, और टिमरनी में जो मुख्य है, लगातार यहाँ की जनता बस स्टैंड की मांग करते आ रही है और ग्रामीण अंचलों से जो रात दिन यहाँ सफ़र करते हैं और यहाँ पर बस का इंतजार धूप में करते हैं, उसके लिए बस स्टैंड की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। अगर हमें अवसर मिलता है तो हमारी पहली प्राथमिकता बस स्टैंड और दूसरी प्राथमिकता जो टिमरनी नगर के लिए रहेगी वो रहेगी खेल मैदान की। हमारे यहाँ के टिमरनी के युवा, टिमरनी के छात्र राष्ट्रीय स्तर के पदक जीत करके आ रहा है, गोल्ड मेडल जीत के आ रहा है, तो क्या उनको एक यहाँ अपने शारीरिक स्वास्थ्य लाभ के लिए, प्रशिक्षण के लिए, उनकी दैनिक व्यायाम के लिए, जिसमें वो अपना अभ्यास कर सके, क्या ऐसा खेल मैदान नहीं हो सकता? जे यहाँ के जनप्रतिनिधि जो अभी तक रहे हैं उनके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है कि वो अभी तक टिमरनी नगर को एक खेल मैदान जो कि युवाओं के लिए बहुत जरूरी है, छात्रों के लिए बहुत जरूरी है, वो अभी तक नहीं उपलब्ध करा सके। तो हमारी दूसरी प्राथमिकता यह भी रहेगी। और भी अगर हमें अवसर मिलता है तो सभी समाज के लिए, सभी वर्ग के लिए हम कार्य करेंगे और जहाँ तक संभव होगा हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम आने वाली विधानसभा में विजय हासिल करें। समर्थित आप पहले उम्मीदवार घोषित किए गए थे और जिले में कहीं ना कहीं आपकी जो कार्यकारिणी बैठी है उसने जयेश को जिंदा रखा है, फिर भी इतना काम करने के बाद जयेश ने आपको अपना उम्मीदवार पद से हटाया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो हमारे मैं अब इसमें बताएंगे। कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से जिला कार्यकारिणी ने जो फैसला किया जयेश प्रत्याशी के रूप में, है ना, तो ये जो राष्ट्रीय कोर कमेटी के माध्यम से उन्होंने लेटर जारी किए और रमेश भैया को समर्थन किए, और ये जो आप लोग जो सोशल मीडिया में चल रहा है ये कांग्रेस बीजेपी का चाल है। इन्होंने अफवाह फैलाने का एक बहुत बड़ा संगठन को तोड़ने का एक षड्यंत्र रचा और ये कभी सफल नहीं हो पाएंगे। जयेश की तरफ से मात्र एक प्रत्याशी माननीय रमेश मस्कोली जी और लगातार पूरे जिले के तमाम पदाधिकारी ब्लॉक से लगाकर तहसील ग्राम इकाई से लगाकर 80 गांव है ऐसा जयेश के पास जो ग्राम इकाई गठित की है, 80 गांव जिसमें 20-20 लड़के हर गांव में। तो इन्होंने पूरे लोगों ने रमेश भैया को समर्थन किया और जयेश में यहाँ हरदा जिले में ऐसा कोई डर नहीं है, वो बाकी सब अफवाह है। बस इतने पे आप के खिलाफ जाएंगे, आप उनको मुद्दा बना रहे हैं या विकास के मुद्दे पर चुनाव? दोनों विषय है इसमें। राजशाही परिवार जिस प्रकार से इन्होंने आज जो राजा बनते हैं वो किसी बटन के माध्यम से बनते हैं, इन्होंने तो एक धंधा बना लिया कि हमारे राजा का बेटा राजा ही होना चाहिए, है ना, राजाओं के घर से राज नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ की जनता और यहाँ के युवा सभी समझदार हैं, पढ़ लिख चुके हैं और सब जागरूक हो चुके हैं। इन्होंने इस बार सब लोगों ने तय किया कि तानाशाही नहीं चलेगी, राजशाही नहीं चलेगी, है ना, ये इन्होंने देखिए विकास को लेके आपने
अभी कहा है कि विकास नहीं हुआ, पर विपक्ष का कहना है कि यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े जो रोडें तोड़ी हुई है, रोडों पे मतलब बढ़िया बढ़िया पुलें बना। आपका कहना है कि यहाँ विकास हुआ, एक हाईवे जो बना है, इसके अलावा कहीं विकास अगर है, आप सभी पत्रकार बंधु हैं, रात दिन खबरें छाप रहे हैं, सड़कें कितनी अच्छी हैं यहाँ की 134 विधानसभा की, आप सभी लोग जानते हैं। हम वर्तमान में आंचलिक ट्रेन एरिया में जब जा रहे हैं, वहाँ पर नदियों में पुलिया तो है, लेकिन उन पुलियाओं से गाड़ी नहीं जाती, नदी के अंदर से उतर करके हमको जाना पड़ रहा है। वर्तमान में एक उमरदा करके गांव है हमारे हरदा जिले के 134 विधानसभा का, वहाँ पर गंजाल के अंदर से एक पुलिया है, उस पुलिया में आप जाओगे तो वो आप मोटरसाइकिल नहीं ले जा सकते हैं, वो बड़ी गाड़ियों का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, और वहाँ पैदल नहीं चल सकते। पैदल भी चलोगे तो आपको जान का खतरा रहेगा कि आप कहीं नदी में ना गिर जाएं, क्योंकि उसका जो बीम है उस बीम से जाना पड़ता है। तो यहाँ विकास मॉडल क्या है सबको पता है। दूसरी चीज़ है शिक्षा। यहाँ पर जो ट्रेन एरिया में शिक्षा है, वहाँ पर बिल्कुल भी शिक्षा ना के बराबर है। और अभी तो मध्य प्रदेश सरकार ने बोला कि हम जनरल प्रमोशन दे रहे हैं फर्स्ट क्लास से लेकर 8th क्लास तक का। अगर 8वीं क्लास तक का बच्चा जनरल प्रमोशन हो जाता है और वो 9वीं 10वीं में शिक्षा लेगा तो उसको काका गा भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर तो पहले से 8वीं तक का आपको शिक्षा के नाम पर सिर्फ जनरल प्रमोशन मिलता रहेगा। वो प्रमोशन नहीं चाहिए। शिक्षा का गुणवत्ता ऐसा हो कि हम जो प्राइवेट स्कूल हैं उन स्कूलों के बच्चों से फाइट करें। हमारे बच्चे गरीब हैं क्योंकि वो अच्छा पैसा नहीं है, हमारे पास अर्थ की व्यवस्था नहीं है। हमारे जो सभी गरीब वर्ग के, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, चाहे माइनॉरिटी का, अगर वो गरीब बच्चा है तो उसको भी वही शिक्षा का आधार चाहिए जो एक विकसित या शहरी क्षेत्र के बच्चे को शिक्षा मिलती है। आप चले जाइए ट्रेन एरिया के अंदर में, चाहे वो लाखादह हो, बड़जिरी हो, चाहे चूरनी हो, बापचा हो, चाहे इधर शमशाबाद चले जाइए, छिपानेर चले जाइए, या फिर अपना काथड़ी गोदड़ी नया गांव साइड चले जाइए, और गोंदा गांव चले जाइए। इन स्कूलों में हमने विजिट किया है। स्कूलों की हालत बहुत जर्जर है। वहाँ पर एक बच्चे मतलब 60 बच्चों के ऊपर में एक टीचर है। अभी 60 बच्चों पे एक टीचर होगा, वो किस प्रकार से उन बच्चों को शिक्षा दे पाएगा। हमारा मेन मकसद है इस क्षेत्र में अगर विकास किया होता तो यहाँ के बच्चे आज जो है IAS, IPS या इंजीनियर, वकील या डॉक्टर बने होते हैं। हमारे क्षेत्र के कितने बच्चे हुए हैं, हमने अभी इस बारे में जब जानकारी किया तो यहाँ के मात्र 2% बच्चे ही जो है उच्च शिक्षा के कारण जो बाहर पढ़ रहे हैं, जो बड़े समर्थ लोगों के हैं, वही इस क्षेत्र में गए हैं। हमारा विकास का मॉडल हमने पहले ही बोल चुका है कि JS एक सामाजिक संगठन है, हमें राजनीति नहीं करना था, लेकिन वर्तमान की परिस्थितियों को देख करके हमें राजनीति की तरफ आना पड़ा। वर्तमान में एक ही परिवार को दोनों ही राजनीतिक दल अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और देखते हुए भी इस क्षेत्र का विकास मॉडल क्या रहा। इस क्षेत्र में हम किसानों की समस्याओं की बात करें तो किसान आज सबसे ज़्यादा पीड़ित है, क्योंकि अगर किसी के थाली में अनाज भोजन जाता है तो वो किसानों की वजह से जाता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का किसान है। हमारे क्षेत्र में 4 प्रकार के किसान रहते हैं। छोटे झाड़ का किसान जिसको छोटी घास बोला जाता है, बड़े झाड़ का किसान जिसको बड़े घास बोला जाता है, वन क्षेत्र का किसान और भूमि स्वामी हक का किसान। भूमि स्वामी हक के किसान और वन क्षेत्र के किसानों को, भूमि स्वामी हक के किसान के पास तो ऋण पुस्तिका है, उसके पास में उसका मालिकाना हक है, लेकिन वन क्षेत्र के किसानों को अभी 2006 वन अधिकार के तहत वन अधिकार के पट्टे दिए गए हैं। लेकिन जो छोटी झाड़ और बड़ी झाड़ के किसान सालों साल से पुरखों से वो जमीन करते आ रहे हैं, लेकिन उनको मालिकाना हक नहीं है। क्या वो किसान वहाँ पर खाद बीज या वहाँ लागत नहीं लगाता है क्या? लेकिन गवर्नमेंट उनसे हर्जाना वसूलती है, हर्जाना हर साल उनसे 10-15 हज़ार रुपये गवर्नमेंट वसूलती है। लेकिन क्या गवर्नमेंट उनको मुआवजे के रूप में जब कोई विनाश होता है, जैसे अतिवृष्टि हो, ओलावृष्टि हो, या पानी के कारण से अल्पवृष्टि से, इससे अगर नुकसान होता तो मुआवजा क्यों नहीं देती गवर्नमेंट? हमारा ये है कि हम हर वर्ग के लिए एक रोल मॉडल के तहत काम करने के लिए जो है इस विजन को लेकर के आए हैं। चुनाव लड़ना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है हमारे क्षेत्र का विकास कैसे हो, आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से, क्यों हर वर्ग का विकास करने का हमारा सोच है। हम आज के जो यहाँ का विधायक महोदय, आप बता दीजिए, हमारे क्षेत्र में आज सब एक कृषि वर्ग के बच्चे हैं वो तो चले जाते हैं, लेकिन गरीब वर्ग के बच्चों को वहाँ जाने के लिए कहाँ व्यवस्था है? अगर हमारे क्षेत्र में एक कृषि विज्ञान कॉलेज हो जाए और एक मेडिकल कॉलेज हो जाए तो हमारे यहाँ के बच्चे यहीं पे पढ़ करके एक अच्छा आयाम दे सकते हैं। और विकास की बात कर रहे हैं, यहाँ पर
लगातार 20 सालों से भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है, इसके पहले कांग्रेस का शासन रहा, लेकिन टिमरनी विधानसभा के अंतर्गत एक भी खेल मैदान है तो कहीं बताइए। एक सिराली में खेल मैदान बना है, लेकिन वो भी शहर से इतनी दूर है, वहाँ पर व्यवस्थाएं बच्चे जा नहीं पाते। और हमारे शहर के बीचों बीच जमीन है टिमरनी के अंदर में, लेकिन उस खेल मैदान को क्या कारण है कि वर्तमान में यहाँ के विधायक महोदय जी जो है नहीं छुड़ा पा रहे हैं। और दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर अगर नहीं भी छुड़ा पा रहे हैं तो जमीन हमारे जयेश ने मुझे समर्थन निर्दलीय के लिए दिया है। मैं किसी भी पार्टी के साथ नहीं जा रहा हूँ, मैं निर्दलीय के रूप में ही चुनाव लड़ूंगा। आप एक शासकीय कर्मचारी थे, कैसे आपका मन बना कि आप विधानसभा चुनाव लड़ने का मन आपने बना लिया, क्या कारण है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं शासकीय कर्मचारी था, लेकिन समाज से जुड़ा हुआ था। लेकिन आए दिन हमारे शोषित, वंचित, पिछड़े सभी वर्गों पर आए दिन अन्याय, अत्याचार, शोषण होता आ रहा है, लेकिन यहाँ का कोई भी जनप्रतिनिधि कभी भी उनके साथ खड़ा नहीं रहता है। जब मैंने देखा कि हमारे समाज के ऊपर, हमारे गरीब तबके के ऊपर, हमारे वर्गों के ऊपर जब अन्याय अत्याचार हो रहा है, कोई जनप्रतिनिधि नहीं आ रहा, तो मजबूरी बस मुझे अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर BRS लेकर और चुनावी मैदान में उतरना पड़ा। क्या सपना है आपका, क्या करेंगे जनता के लिए खास? जनता के लिए जैसे मैंने बताया है आपको अभी, जनता की जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, मैं कोशिश करूंगा, अगर मुझे अवसर मिलता है और मैं जीत कर जाता हूं, तो उनकी जो मूलभूत सुविधाएं, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और रोजगार। आज रोजगार के अभाव में हमारा वन क्षेत्र का जो युवा है वो पलायन कर रहा है। पलायन की समस्या भी हमारे टिमरनी विधानसभा में बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। हम कोशिश करेंगे, अगर हम जीत जाते हैं तो कोई ना कोई ऐसा बड़ा उद्योग यहाँ पर स्थापित करें, जिससे इस टिमरनी विधानसभा क्षेत्र के युवाओं को कुछ हद तक राहत मिले और उन्हें रोजगार मिले। विरोधाभास नहीं, जिसका घर उजड़ेगा, जिसका जमीन जाएगी, वो कैसे खुश होगा? कोई भी वहाँ पर आदिवासी कोई खुश नहीं है। प्रशासन और आज प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि डैम बनने से किसानों का एरिया सिंचित होगा, किसानों को पानी मिलेगा, लाभ मिलेगा, डैम से पूरा क्षेत्र सिंचित होगा। लेकिन स्थानीय स्तर पे जो वहाँ पर निवास कर रहे हैं, आदिवासी हो या अन्य समाज के लोग हैं, उनके विस्थापन या उनको क्या लाभ होंगे इससे? इसका जवाब मैं देता हूँ। देखिए, जो डैम बन रहा गंजाल मोरंड बांध परियोजना, यह परियोजना वहाँ की लोकल जनता को स्वीकार नहीं है। पहली चीज़ तो आपको स्पष्ट ये कर दूँ। दूसरी चीज़, हम विकास के खिलाफ नहीं हैं, विकास के साथ हैं। विकास के साथ ऐसे हैं कि अगर गंजाल बांध परियोजना बनाना बहुत ही अनिवार्य है, बाकी किसानों की हालत देखते हुए, विकास को देखते हुए, तो हमारा सरकार से कहना है कि ज़मीन के बदले ज़मीन, घर के बदले घर, नल के बदले नल, कुएं के बदले कुआं, मंदिर के बदले मंदिर और पुरखा मुठुआ के बदले पुरखा मुठुआ स्थापित करके जहाँ जगह है वहाँ पर बना कर दें। पहले बना कर दें, उसके बाद में वहाँ से विस्थापित करें। हम विकास के साथ में हैं, लेकिन अगर हमें विस्थापन सिर्फ मुआवजा के नाम पे, क्योंकि वो वन क्षेत्र है और वन क्षेत्र में किसी के पास भी भूमि स्वामी हक नहीं है, वन अधिकार के पट्टे हैं, जिसका मुआवजा गवर्नमेंट दे या ना दे हम कैसे विश्वास करें? क्योंकि वन क्षेत्र में बोलेगा ये रिजर्व फॉरेस्ट का एरिया है। रिजर्व फॉरेस्ट किसका है? यहाँ के आदिवासियों का। 1947 में देश आज़ाद हुआ, 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन बना है। उसके पहले वहाँ पर कौन वास करते थे? 1950 में रिजर्व फॉरेस्ट की आधिकारिकता हुई है। 1929 का अगर हम देखें तो इसका सारा मालिकाना हक किसके पास में? जो वहाँ के रहने वाले मूल निवासी हैं, वहाँ के रहने वाले आदिवासी हैं, चाहे वो हमारे OBC का भाई हो या आदिवासी भाई हो या SC का भाई हो, जो वहाँ रह रहा है वो सभी भाई हैं। अगर वो विस्थापित होते हैं तो उनको फिर जगह कहाँ से मिलेगी? आज एक एकड़ ज़मीन जो है कम होती जा रही है, क्योंकि ज़मीन तो उतनी है, ज़्यादा नहीं है, तो ज़मीन कहाँ से ला कर देंगे? और दूसरी चीज़ कि वहाँ पर पर्यावरण का कितना नुकसान होगा ये देखिए। अभी कोरोना काल में ऑक्सीजन के लिए लोगों ने 50-50, 60-60 हज़ार एक सिलेंडर के लिए लोगों ने दिया है।
उस क्षेत्र में कोरोना का 1% भी प्रभाव नहीं पड़ा। उसका रीजन है वो प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन, और उसी ऑक्सीजन के कहीं ना कहीं मात्रा हवा में आती हुई यहाँ तक हमारे पास पहुँच रही, तो हम भी सांस ले रहे हैं। अगर वहाँ पर 32,000 हेक्टर जमीन डूबेगी तो वहाँ जो पेड़ कटेंगे उससे कितना नुकसान होगा मानव जाति के लिए, ये भी सोचने का विषय है। तो हमें ये डैम जो है विकास अगर करना है तो जहाँ उजाड़ एरिया है, जहाँ पर जंगल नहीं है, वहाँ पर बनाए। हम बोलते हैं छिदगांव और अपना हरदा और होशंगाबाद के बीच में एक जगह है छिदगांव, जहाँ पर 2 नदियाँ आ रही हैं, वहाँ पर बनाया जाए डैम, जिससे जो है दोनों नदियों का स्तर का जल रुकेगा और इस क्षेत्र में जो है काफ़ी बड़ा जल एरिया से सिंचित होगा और किसानों को फायदा भी होगा। लेकिन जंगल क्षेत्र में जहाँ पर आदिवासी पुरखा प्रेम के साथ अपने रह रहे हैं, पुरखाओं की स्थिति के साथ रह रहे हैं। मेरा उद्देश्य ये है कि उस डैम बनने से क्या विधायक जी बार बार जो यहाँ के क्षेत्र विधायक हैं वो कहते हैं हमने डैम के लिए एक बहुत बड़ा विकास किया है, तो ये विकास उनका है और उससे आदिवासी संतुष्ट हैं या नहीं? हम बिल्कुल उससे संतुष्ट नहीं हैं। हम रात दिन हमारे आदिवासी भाइयों के चीज़ में, चाहे बोथी हो, आमाखाल हो, अपना आंबा हो, चाहे वो मऊखाल हो, कायरी हो, डोमरा हो, या फिर आगे अपने गांव राजा बरारी, ऊंचा बरारी, कायदा, गड़कौ, और यहाँ चल के बैतूल के गांव हैं टहरिया के आगे हर्रा, वनग्राम हर्रा माल, पात्री, इन जगहों पर सभी लोगों से बैठ करके जब बात की है तो वो इसके खिलाफ है। वो बोल रहे हैं कि अगर विकास आपको करना है तो उस जगह कीजिए जहाँ पर आपको निश्चित तौर पर जो है लोगों का विस्थापन ना हो। जिस प्रकार से कि बरगी डैम का हम आपको बताते हैं, बरगी डैम में जो हमारे कहा कि अगर मैं रमेश मस्कुली जी यहाँ से अगर विधायक चुनाव जीतते हैं, पहली प्राथमिकता उनकी विकास की रहेगी। टिमरनी के लिए खेल मैदान और बस स्टैंड की जो बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधि या संजय शाह जी जो 15 वर्षों से विधायक हैं, सभी का ये कहना है कि यहाँ पे कोई ज़मीन उपलब्ध ना होने के कारण बस स्टैंड खेल मैदान नहीं बन पा रहा है। तो आप अगर जीतते हैं तो आप कैसे उस खेल मैदान और बस स्टैंड को बनवाएंगे? देखिए, हम अगर इसमें जीतते हैं, जीत करके अगर जनता का सहयोग हमको मिलता है तो हम ये निश्चित कर रहे हैं, चाहे हम टिमरनी के आसपास दायरे में किसानों से संपर्क करेंगे या फिर हम यहाँ पर जो ज़मीन है, शासकीय भूमि है, उसका हम निकालेंगे कि कहाँ पर कितनी ज़मीन उपलब्ध है, और टिमरनी क्षेत्र के दायरे में जितनी शासकीय ज़मीन है उस ज़मीन में अगर ग्राउंड बन सकता तो वहाँ पर बनाएंगे। अगर यहाँ से थोड़ा सा 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर दायरे में अगर कहीं किसान भाई ज़मीन उपलब्ध करा सकता है तो उससे लेकर के हम ये ग्राउंड जो है निश्चित तौर पे करवाएंगे। वैसे अगर देखा जाए तो टिमरनी शहर में एक ग्राउंड उपलब्ध है, लेकिन वो लीज पर दिया गया है, ऐसा अभी तक का जानकारी आया हुआ है, जो राधा स्वामी ट्रस्ट के पास में है। हम राधा स्वामी से भी कॉन्टेक्ट करेंगे कि उस ग्राउंड को सार्वजनिक रूप से अगर बनाया जाए तो यहाँ की जो क्षेत्रीय हमारे बच्चे हैं टिमरनी क्षेत्र के और आसपास के क्षेत्र के एक अच्छा आयाम दे सकते हैं। क्योंकि देखो, सामंजस्य ही हर चीज़ बनता है, लेकिन हमारी प्राथमिकता रहेगी दोनों ही ऑप्शन हमारे पास में। अगर यहाँ से कोऑर्डिनेट हो जाता है तो अच्छी चीज़ है, नहीं तो हम किसी न किसी किसान भाई से जो है अनुदान के रूप में या फिर शासकीय रूप से उसको खरीद करके और ग्राउंड बनवाएंगे, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। ठीक है।